ब्रह्मा जी को जब एक स्वप्न दिया गया तो उनको एक धुंधला धुंधला चित्र दिखा। अच्छा। और वो चित्र को ही देख के उनका नाम उन्होंने चित्रगुप्त रख दिया। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में क्योंकि जातियों की राजनीति चल रही है, जातियों का युग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज अब उस वर्ग के बाहर आगे निकल के कार्य करना चाहता है। कायस्थों को आरक्षण की जरूरत है। कायस्थ अपने बल पे, अपने क्रम पे, अपने व्यवहार पे, अपने चरित्र पे आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आर निधि न्यूज में। और आज हम सभी एक बार फिर से मौजूद हैं अपने खास कार्यक्रम संवाद में, जिसमें हम चर्चा करते हैं सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों से और साथ ही वर्तमान परिदृश्य के विषय में उनसे जानते हैं विभिन्न सूचनाएं और विभिन्न जानकारी। और इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से काम किया। न सिर्फ समाज सेवा, अगर मैं इनके पुराने समय की बात करूं तो छात्र राजनीति से इन्होंने अपनी राजनीति प्रारंभ की थी। उसके बाद समाज सेवा के क्षेत्र में आए और समाज की अगर हम बात करें तो चाहे कोरोना काल की बात रही हो या फिर आर्थिक मंदी या आर्थिक तेजी की, सदैव ही इन्होंने समाज के लिए आगे बढ़कर काम किया। मैं बात कर रहा हूं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोज सक्सेना के बारे में। तो आइए सभी मिलकर स्वागत करते हैं। मनोज सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो। नमस्कार सक्सेना जी, अभी मैंने बात की समाज सेवा के क्षेत्र की, और जैसा कि आपका पुराना राजनीतिक इतिहास भी रहा है, चाहे वह बात हो छात्र राजनीति की या फिर वो बात हो मुख्य राजनीतिक धारा की, लेकिन आज हम आपसे राजनीतिक नहीं बल्कि समाज के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में आपका पुराना अनुभव रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस समाज से आप ताल्लुक रखते हैं और जिस संगठन के आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, कायस्थ महासभा, वास्तव में कायस्थ क्या है और किसके वंशज होते हैं आप? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं जी। जब 4 प्रकार से रहा, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, ये सभी ईश्वर की ही संतान हैं जी। अब इन सब व्यवस्थाओं को जमीन पे लाने के लिए, पृथ्वी पे लाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उन पर किस तरीके से क्या उनके पुण्य हैं, क्या पाप हैं, इन सब की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी की काया से जी, संपूर्ण उससे, और तो जातियां जो भी है, कोई शरीर से, कोई पेट से, कोई गर्भ से, उससे बना, लेकिन ये संपूर्ण काया से बने। अच्छा। इसलिए इनका नाम कायस्थ रखा गया। भगवान चित्रगुप्त जी थे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी को जब एक स्वप्न दिया गया तो उनको एक धुंधला धुंधला चित्र दिखा। अच्छा। और वो चित्र को ही देख के उनका नाम उन्होंने चित्रगुप्त रख दिया। ठीक है। चित्रगुप्त जी की 12 संतानें हुआ करती थी जी। सक्सेना हो, भटनागर हो, अम्बष्ट हो, आपकी सभी लोग, ये संतान थी। गोत्र अलग है, गोत्र तो 10,000 गोत्र है हमारे। अच्छा। गोत्र अलग है। ये जिस तरीके से आज बबलू, टप्पू नाम होता था, पहले उस समय सक्सेना नाम हुआ करता था, भटनागर नाम हुआ करता था, अष्टाना नाम हुआ करता था, ये सब नाम हुआ करते थे। उन्हीं नामों के बाद जो उनकी औलादें पैदा हुई, उनके फिर उनमें अल्ल पैदा हुई। ठीक है। जैसे आज मेरा नाम मनोज सक्सेना है, तो मैं उस समय जो भगवान चित्रगुप्त जी की संतान सक्सेना थे, उनके अंश से मैं आ रहा हूं जी। तो मेरी अल्ल जो जैसे खड़ोरी वाल है, तो मैं खड़ोरी वाल हूं। अच्छा। तो इसी तरीके से वो संपूर्ण उसको काया से ही इस सृष्टि की देखभाल करने के लिए भगवान चित्रगुप्त जी का स्थापना। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया कि 4 वर्णों में से आप किसी वर्ण में नहीं आते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में एक दोहा, एक श्लोक भी मिलता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो भगवान ने गुण और कर्मों के आधार पर लोगों के वर्ण की व्यवस्था की। तो आपकी जो व्यवस्था की गई है, यानी कि कायस्थ समाज की, ये क्या गुण और कर्म के आधार पर है अथवा आपने बताया कि उनकी काया के आधार पर की गई है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हमें किसी वर्ण में नहीं आते। अच्छा। आज अभी आप देखिएगा, अभी चित्रगुप्त पूजन होगा तो हम लोग हथियार की भी पूजा करते हैं। हम लोग बेसिकली क्षत्रिय भी कहलाए जाते हैं। ठीक है। और फिर मैं बताऊं, भगवान चित्रगुप्त जी की पत्नी ब्राह्मण थी, तो कहीं ना कहीं से ब्राह्मण भी हमारे, हम लोग अंश ब्राह्मण का है। आज आप पूर्वांचल में चले जाइए, पूर्वांचल में कायस्थों को लाला कहते हैं। अच्छा, यानी वैश्य वर्ण वहां। आप पश्चिम में आ जाइए तो वैश्य समाज को लाला कहते हैं। ठीक है। हम लोग भी वही खाते की पूजा करते, उनके यहाँ भी वही खाते, तो हम लोग वैश्य समाज से भी ताल्लुक रखते हैं जी। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमसे अलग रही। पिछले काल में आप देखिए, मुगलों के काल से देखिए, अंग्रेजों के काल से, जैसे मुगल के काल में देख लीजिए, अकबर के 9
रत्नों में से। जी। बीरबल हो, तानसेन हो, ये सब आपके राजा टोडरमल जी रतन जो थे काइस्ट थे। तो इनका सेकुलर इतिहास भी रहा है जी लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में क्योंकि जातियों की राजनीति चल रही है, जातियों का युग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज अब उस वर्ग के बाहर आके निकल के कार्य करना चाहता है। लेकिन भगवान चित्रगुप्त जी के संतान होने के साथ भगवान चित्रगुप्त जी जो हैं वो क्षत्रियों के भी भगवान हैं, ब्राह्मणों के भगवान हैं, शूद्रों के भी हैं और वो वैश्य के भी हैं। इसलिए हम चारों वर्ग के ऊपर एक स्थापित भगवान की संतान है। राजनीतिक और राजनीतिक ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा संवैधानिक व्यवस्था में आपको SC ST जनरल OBC किस श्रेणी में? देखिए हमारी कोई श्रेणी नहीं है जी। श्रेणी वहां होती है जो कहीं दौड़ में आगे पीछे रह जाए। ठीक है। किसी समय बिहार के हाईकोर्ट ने निर्णय लिया था कि काइस्ट समाज को SC वर्ग में डाल दिया जाए बिहार में। ठीक है। लेकिन वहां बड़ा आंदोलन हुआ, SC वर्गों ने आंदोलन किया, बोले कि यार इतने विद्वान लोग भी अगर ये SC वर्ग में चले गए तो फिर SC कहां जाएंगे जी। तो वो उसको बात को खत्म कर दी गई। इसलिए हमारा कहीं आरक्षण से कोई विश्वास नहीं है क्योंकि पढ़ी लिखी जाति है। आज मैं एक आपको चैप्टर बताना चाहता हूं जी। ये 1967 का है। 1967 में विधानसभा में क्वेश्चन पुट अप कर दिया विपक्ष ने। उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है कि DGP काइस्ट थे, चीफ सेक्रेटरी काइस्ट थे, विभिन्न मंत्रालयों में बड़ी बड़ी पोस्टों पर काइस्ट थे। ठीक है। तो सरकार ने ये कहा कि हम जवाब देंगे कुछ दिन बाद। जब जवाब आया तो समझ ये आया कि यार ये पढ़े लिखे लोग यही IAS PCS बन रहे हैं तो इनकी जगह दूसरे आदमी क्यों रख दिए जाएंगे। ठीक है। तो एक ये रहा पढ़ा लिखा व्यक्ति ने कभी आरक्षण की मांग ही नहीं करी। अगर आरक्षण की हम लोग मांग कर रहे होते या हमारा समाज मांग कर रहा होता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे और वो उसमें ड्राफ्ट के पूरे चेयरमैन थे आपके। देखिए उसमें सारी चीजों को बनाने में आपका जो आरक्षण की भूमिका बनी, जो संविधान बना, सब में आपका रोल रहा। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि काइस्तों को आरक्षण की जरूरत है। काइस्त अपने बल पे, अपने क्रम पे, अपने व्यवहार पे, अपने चरित्र पे आगे बढ़ने का कार्य करता है। आरक्षण में आपका कोई योगदान नहीं है। समाज में अगर हम सेवा के क्षेत्र की बात करें तो काइस्तों को क्या योगदान है? देखिए समाज के अगर आप आजादी की लड़ाई पे देखें जाए, सबसे पहला नाम आप सुभाष चंद्र बोस जी का देखिए जी। सुभाष चंद्र बोस भी काइस्ट समाज के इतने बड़े मजबूत व्यक्ति रहे। आप लाल बहादुर शास्त्री जी का जो देश के सेकंड प्रधानमंत्री थे उनका देखिए, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का देखिए, खुशीराम बोस जी का देखिए। एक कड़ी है समाज के व्यक्तियों की जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, अपने को शहीद किया। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमको सत्ता चाहिए, हमको कहीं कोई चीज चाहिए, कभी भी कोई चीज मांगने का काम नहीं किया। तो आज भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गए थे, हमारे समाज के एक कार्यक्रम में ही थे, तो उन्होंने साफ कहा कि काइस्तों के योगदान को ये देश भुला ही नहीं सकता। जितना बड़ा योगदान स्वामी विवेकानंद जी कौन थे जी? काइस्ट थे जी। आप महर्षि योगी जी कौन थे या जो आप महर्षि स्कूल चलते कौन? काइस्ट थे। तो ये ऐसे ही आप कहेंगे तो मैं 420 में बताऊं, नटवर लाल जी का नाम सुना होगा आपने। नटवर लाल भी एक हमारे समाज से ही थे। आज इस देश का सुपरस्टार अमिताभ बच्चन कौन है? अमिताभ काइस्ट है ना। आप गायक की बात करें, मुकेश जी की बात करें, मुकेश माथुर जी थे। तो हर क्षेत्र में रहे। आप साराभाई जी की बात करिए जो साइंटिस्ट रहे। तो हर क्षेत्र में समाज के व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हाँ, राजनीतिक रूप से जरूर कमजोरी आई है, उसका कुछ विभिन्न कारण है। अगर हम राजनीति की, जैसे कि आपने अभी बात छेड़ी है, मैं जानना चाहूंगा कि देश में और प्रदेश में क्या लगभग आपकी संख्या होगी और कितनी वोट? देखिए लगभग 1976-72 के पहले जब विधानसभा थी उस समय 52 MLA काइस्तों के हुआ करते थे। 52 MLA? 52। ठीक है। और 19 MP हुआ करते थे। क्योंकि उस समय इतना जातिवाद नहीं फैला हुआ था। आफ्टर 89 के बाद इस उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकारें आई, जातिवाद इतना पनपा कि लोग जाति की बात करने लगे। कोई वैश्य की बात कर रहा है, कोई क्षत्रिय की बात कर रहा है, कोई ब्राह्मण की बात कर रहा है, कोई शूद्र की बात कर रहा है, कोई नाई हो, धीमर हो, कोली हो, तमोली हो, खटीक हो, वाल्मीकि हो, निषाद हो, राज, हर आदमी जाति की बात करने लगा। लेकिन समाज का व्यक्ति हमारे एक उच्च वर्ग का बैठा हुआ था, इसलिए वो जाति की बात ही नहीं करता था।
हमारा तो ये था कि हमारी सरकार है, हम सरकार के साथ खड़े होते थे। सरकार में जितने भी आप देख लीजिए 89 तक सारे चीफ सेक्रेटरी कायस्थ रहे। आज भी डीजीपी से लेके पिछले डीजीपी, वर्तमान डीजीपी सब कायस्थ समाज के रहे। तो कहीं ना कहीं कायस्थ को ये नहीं कि जाति के नाम पे या संख्या के नाम पे या वोटर के नाम पे, अगर कायस्थ को कुछ मिल रहा है उसकी काबिलियत के नाम पे मिल रहा है। परसेंटेज अगर हम देखें तो क्या जनसंख्या, देखिए वोटर परसेंटेज की बात करी जाए तो हम इस उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 3.5% वोट है हमारे, 3.5% हमारे वोट हैं। अच्छा, वर्तमान में अगर हम बात करें, जैसा कि आपने कहा 3.5 वोट हैं आपके, 3.5% हैं आप। जी जी। बहन जी ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस दृष्टिकोण से तो फिर बहुत नहीं, देखिए बहन जी ने भी कई लोगों को टिकटें दी, मंत्री बनाया, हाँ। राज्य मंत्री बना, राज्य मंत्री का दर्जा दिया था और मैं उस समय बहन जी के साथ ही था, ऐसी बात नहीं थी। बहन जी ने भी मुझे बहुत जिम्मेदारी दी थी, मैंने उसमें भी काम किया था, क्योंकि कायस्थों की पार्टी नहीं है। लेकिन उस समय भी वही स्थिति आई कि कायस्थ आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर है। अच्छा। और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को मैं समझता हूँ राजनीतिक रूप से मजबूती नहीं मिल पाती। आजादी के बाद क्या स्थिति है कायस्थ समाज की? देखिए आजादी के बाद तो जब देश का प्रथम राष्ट्रपति हमारे समाज का था जी, सेकेंड प्रधानमंत्री हमारे समाज का था। अब उसकी कैबिनेट निकाल ले, कैबिनेट में, सेंट्रल कैबिनेट में कम से कम 12 मंत्री कायस्थ समाज के हुआ करते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग क्षेत्रीय बट गए। बंगाल में हम चले जाएं, आज हम लोग बंगाली कायस्थ कहलाए जाते हैं। अच्छा। मद्रास में चले जाएं, मद्रासी कायस्थ चले जाते हैं। आप अब जैसे आप बाल ठाकरे जी का नाम सुना होगा आपने। बाल ठाकरे कितने मजबूत व्यक्ति थे, कायस्थ समाज के कितने मजबूत थे। बिलासराव देशमुख जी आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। आप अभी देखिए बिरजू पटनायक जी थे, उनके बेटे नवीन पटनायक तो कम से कम 25-26 साल से इससे उड़ीसा के इस समय मुख्यमंत्री हैं। आपके इधर चले जाए, आसाम में भी तरुण गोगोई साहब, वो भी कायस्थ हैं, वो भी वहां पे मुख्यमंत्री है। आपके इधर राजस्थान चले जाए, शिवचरण माथुर जी भी कायस्थ समाज के मुख्यमंत्री रहे। तो कोई स्टेट ऐसा नहीं बचा यहां कायस्थ समाज के व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे हो। लेकिन कोई को भी जाति पे या वोट की राजनीति पे नहीं मिला, उनको भी सिर्फ इसी बात पे मिला कि वो एक मजबूत व्यक्ति थे, जमीनी व्यक्ति थे। और सबसे बड़ी बात, आज भी कायस्थ में सबसे ज्यादा अगर राष्ट्रवाद पैदा है तो हमारे समाज की व्यक्ति। समाज को एकजुट करने की आप बात करते हैं और बात कर रहे हैं आपके पूरे प्रदेश और देश भर में घूम के आप समाज को एकजुट कर रहे हैं। लेकिन जिस जगह पर आप रहते हैं, मैं गृह जनपद अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ, अलीगढ़ में हम कायस्थ समाज को एकजुट नहीं पाते हैं। हम देखते हैं कि कायस्थ पाठशाला, जिसको वर्तमान में केपी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहाँ ऐसा हम देखते हैं कि जो वहाँ के प्रबंधक हैं, वर्तमान प्रबंधक, वो तकरीबन 45 साल से स्वयं को प्रबंधक बताते हैं। चुनाव एक लंबे समय तक नहीं होता है। क्या कारण है कि यहाँ पर 2 गुट में बटे हुए हैं कायस्थ समाज? देखिए यही नहीं, पूरे देश के अंदर हर जाति अलग अलग गुटों में बटी हुई है। रही बात केपी कॉलेज, जो वर्तमान में उसका नाम रघुवीर शाह इंटर कॉलेज है, कायस्थ पाठशाला कहलाया जाता था। चूंकि मैंने कहा कि राजनीतिक रूप से हम लोग मजबूत नहीं है, ज्यादा चर्चा नहीं करते, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। बड़े भाई जो मैनेजर रहे या हैं वो अपने चुनते रहे। लेकिन जब समाज के काफी लोगों ने मुझसे कहा कि सब चुनाव नहीं होने देते अधिकारी, समाज के लोग उसमें चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मैंने उसको कम से कम 35 साल बाद उसका चुनाव कराया। ठीक है। चुनाव कराने के बाद कुछ लोगों के पर्चे निरस्त कर दिए उन लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी फिर मैंने चुनाव को रुकवाया। क्योंकि जिन लोगों की जड़ें मजबूत हो रख चुकी हैं, जो लोग इसको समाज को एक पूंजी एकत्रित करने का काम करते हैं, तो वो ऐसे व्यक्तियों को जमने नहीं देना चाहते कि जो लोग समाज की बात करें। क्योंकि अलीगढ़ के अंदर कायस्थ पाठशाला की बात करें, केपी कॉलेज बहुत बड़ा, उसके पीछे हम लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री कन्या महाविद्यालय बनाया है। आप मालवीय पुस्तकालय पे चले जाइए, मालवीय पुस्तकालय भी कायस्थ समाज की बहुत बड़ी देन है। आप रेलवे रोड पे चले जाइए, प्यारेलाल माथुर जी का आपका पूरा मार्केट है। तो कायस्थ समाज की यहाँ बहुत प्रॉपर्टी है अलीगढ़ के अंदर, छोटी नहीं है। आप इधर चले जाइए, फुलर साहब की पूरी चली जाइए, आप पूरा पुलिस लाइन से लेकर सारी चीजें। लेकिन समाज को मजबूत करने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों में मतभेद है। अब हो सकता है छोटे भाई बड़े भाई में एक छोटा समानता से, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं सबको एक साथ। आपने अभी बात की कि आपने चुनाव बड़े प्रयासों के बाद कराया,
लेकिन फिर भी अंततोगत्वा चुनाव वही गुट जीता। श्री अशोक सक्सेना जी का बाद में बयान भी आया कि क्या कर लिया, समाज का पैसा खर्च करा के अध्यक्ष तो मोदी जी को बना। देखिए, बात पैसे खर्च होने की या किसी के स्टेटमेंट से नहीं है जी। ये लोग ये कहते थे कि कभी चुनाव हो ही नहीं सकता। हमने उस परिवेश में चुनाव कराने के, यदि मैं कोई किसी पोस्ट पे चुनाव नहीं लड़ा और लोग चुनाव लड़े, लेकिन लोग कहते रहे कि मनोज सक्सेना ने चुनाव कराया है, लेकिन मैंने यही संदेश देने का प्रयास किया कि समाज में सभी लोग बराबर के हैं। कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी महिला चुनाव लड़ सकती है, कोई भी नौजवान चुनाव लड़ सकता है। और जीतने के लिए नहीं बात थी कि हम चुनाव जीतेंगे या जिताएंगे, बात ये थी कि वो सिस्टम को तोड़ना था जो चुनाव नहीं होने देना चाहता था। हमने उस सिस्टम को तोड़ा और चुनाव करके दिखाया। देश में अनेक घटनाएं हुई भगवान चित्रगुप्त जी के अपमान से जुड़ी हुई, इन घटनाओं को कैसे देखते हैं और आप, और इनको ठीक करने के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, इस तरह के लोग हैं, मैं तो उनको पागल ही कहूंगा जी। पिछली बार आपके जो हार्श कॉमेडियन, क्या नाम है, कपिल शर्मा ने हम लोगों के भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में बड़ी आलोचना कही, जिस पर शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी उसमें आलोचना की। तब जाके जब विरोध हुआ, उनके हमने सीरियलों का बहिष्कार किया, तो कपिल शर्मा जी को मंच पे आके हमसे माफी मांगनी पड़ी कि मैं अपनी बात को गलत तरीके से कह गया। अभी चंद दिन पहले एक बहुत बड़े संत ने भी इस तरह की टिप्पणी की, जब हम लोगों ने उसके कार्यक्रमों का बहिष्कार किया। उसके जो भी कार्यक्रम होते थे हम लोग वहां पहुंच जाते थे, थोड़े दिन बाद उसने भी 2 दिन बाद फिर माफी मांगी। अभी 4 दिन पहले एक और हैं पवन जायसवाल जी बिहार के, उन्होंने भी भगवान चित्रगुप्त जी के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी की। जब हम लोगों ने उनके कार्यक्रम का बहिष्कार किया, बिहार में जाके किया, पटना में गए, आपकी जितनी भी जगह गए, तो उन्होंने भी परसों मंच पर खड़े होकर मांगी। वही कारण है, जिस दिन समाज के लोग अपने वोट की ताकत को महसूस करने लगेंगे, जब समाज ये समझने लगेगा कि हमारा वोट है, हम ये नहीं कहते कि आप जीतिए। जो लोग भगवान चित्रगुप्त जी का अपमान करते हैं, काय समाज का अपमान करते हैं, उनको हराने का भी काम किया जाए। उसी दिन से भगवान चित्रगुप्त जी का अपमान होना बंद हो जाएगा। 2027 के चुनावों में कायस्थ समाज की क्या भूमिका रहेगी और आप जैसे लोगों के द्वारा इस विषय में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने संगठन और सरकार को बताया है, क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए एक व्यक्ति पार्टी की नहीं कह सकता। विभिन्न पार्टियों, कोई भी पार्टी हो, इस प्रदेश की, देश की पार्टी हो, उसमें जो भी कायस्थ समाज के लोग कार्य कर रहे हैं, बड़े पदाधिकारी हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको अपनी बात को मौके पर रखना चाहिए और कहना चाहिए। जिस विधानसभा, देखिए, ये कोई लाला परचूनी की कैसी कोई दुकान नहीं है कि हम लोग एक दुकान पर बैठे हुए हैं, किसी को भी आप टिकट दे दिए। चुनाव लड़ने के लिए पैसा की भी आवश्यकता होती है, उसकी सामाजिक अपना दायरा भी होना चाहिए, उसके काम करने की काबिलियत भी होनी चाहिए और मजबूताई से चुनाव लड़ ले। अगर ये सारी चीजें अगर हम लोग सरकार में या संगठनों में पेश करेंगे, किसी भी संगठन में, तो निश्चित हम लोगों को 2027 में बड़े पैमाने पर टिकट मिलेगी। पिछली बार 8 मिली, इस बार हमें उम्मीद है कि हर पार्टी में 7 और 8 टिकट मिलेगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो अनेक राजनीतिक दल जो हैं, जिनमें कायस्थ समाज के लोग काम कर रहे हैं, मैं अगर सीधे सीधे कहूं तो मैं आपकी भी बात कर रहा हूं, लंबे समय तक कायस्थ समाज के लोग विभिन्न बड़े राजनीतिक दलों में काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट के मौके पर ये पार्टियां जो है कायस्थ समाज को वो उतनी अपेक्षित सीट नहीं देती हैं, टिकट नहीं देती हैं? देखिए, मैं भी खुद बरेली मुरादाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी शासक से चुनाव की इस बार भी तैयारी कर रहा हूँ। पिछली बार भी मेरा नॉमिनेशन हो गया, लेकिन पार्टी के लोगों ने एंड टाइम पे आखिरी दिन मेरा नॉमिनेशन वापस करा दिया और मुझे आश्वासन दिया कि आगे आपको लड़ाया जाएगा जी। तो कहीं ना कहीं पार्टी में हमसे भी काबिल लोग मिल जाते हैं। जब हमसे काबिल लोग मिलते हैं तो वो भी सोचते हैं कि भाई इनको थोड़ा ड्रॉप कर दो, अगली बार देखा जाएगा। तो अब हम लोग प्रयासरत हैं कि अच्छी तरीके से हमारे समाज के लोगों को मजबूताई से टिकट मिले, चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे आप प्रमुख की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, चाहे प्रधान जी की बात करें, चाहे हम किसी भी, चाहे पार्लियामेंट की बात करें, अधिक से अधिक टिकट दिलवाने का काम करेंगे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और इसी सब चीजों को लेकर अभी हम लोग 23-24 अक्टूबर को तालकटोरा में बहुत बड़ा एक सेमिनार कर रहे हैं। उस सेमिनार में तालकटोरा में हम लोग ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से पॉलिटिकल लोगों को, कायस्थों को हम मजबूती के साथ समाज के बीच में ले जाके पेश करें और इस सरकारों से या संगठन से उनके लिए टिकट मांगने का काम करें।
कायस्थ समाज की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आपने बताया पूर्व में कि देश में मौजूद हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी की बात हो या फिर अन्य बड़ी हस्तियों की, ऐसा क्यों कि जब कायस्थ समाज के लोग चुनाव लड़ते हैं अथवा टिकटें मांगते हैं तब ये हस्तियां उनके सपोर्ट में राज्यों में क्यों नहीं आती? देखिए, कायस्थ समाज का कोई व्यक्ति कितनी बड़ी भी स्थिति में हो, वो सिर्फ कायस्थ समाज के वोट से या कायस्थ समाज के सपोर्ट से नहीं पहुंचता। मैंने पहले ही कहा कि कायस्थ समाज के व्यक्तियों में अभी भी जातिवाद नहीं है। अच्छा। अमिताभ बच्चन जी श्रीवास्तव कायस्थ हैं, लेकिन वो बच्चन लिखते हैं क्योंकि उनके पिताजी को, हरिवंश राय बच्चन जी को, एक किताब मिल रहा बच्चन का, तो वो बच्चन लिखने लगे। शत्रुघ्न सिन्हा जी मेरे संग कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 रैलियों में गए हैं, कार्यक्रमों में गए हैं। अभी शेखर सुमन जी जो हार्स कॉमेडियन थे वो भी मेरे संग कई कार्यक्रम में गए हैं। तो उससे पहले वो राखी सामंत जी भी मेरे संग कई कार्यक्रम में, तो बहुत लोग हैं। चकपाणी महाराज जी समय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी मेरे संग कार्यक्रम में गए। अभी RK सिन्हा जी जिनकी स्वास्थ्य खराब है, जो SIS जिनकी बर्ड की बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, जिनका 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, उनके संग हमने 100 कार्यक्रम करें। तो समाज के जो लोग हैं वो पूरा प्रयास करते हैं कि समाज को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से अभी सामाजिक रूप से वो पूरी तरीके से जातिवादी नहीं हुए। प्रयास कर रहा है कि जो नई पीढ़ी आए उनमें थोड़ा सा भगवान चित्रगुप्त जी को लेकर, समाज को लेकर कुछ मजबूती आने। ये बात की सक्सेना जी आपने आज़ादी के ठीक बाद जो कायस्थों का विभिन्न बड़े पदों पर स्थान रहा है, लेकिन मौजूदा समय में खासतौर से उत्तर प्रदेश में कायस्थ समाज को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, आज भी शासन सत्ता में कायस्थों की भागीदारी उत्तर प्रदेश के अंदर 5 MLA समय कायस्थ समाज के हैं। वर्तमान में स्वतंत्र राज्य मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना जी हमारे बड़े भाई हैं, वो भी इस समय मंत्री हैं। सिद्धार्थ नाथ जी उससे पहले आपके स्वास्थ्य मंत्री रहे। आपके मेरा छोटा भाई है सौरभ श्रीवास्तव, इस समय बनारस से वो हैं। तो आकाश सक्सेना जी अभी रामपुर से चुनाव जीते हैं। तो 5 MLA हमारे कायस्थ समाज के हैं, MLC भी हैं, लेकिन हम अभी उस चीज से संतुष्ट नहीं है जी। क्योंकि जो आपने कहा था कि बसपा में एक नारा था, बहन जी का एक नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हमारी संख्या भारी है। क्योंकि जब मैंने उत्तर प्रदेश का पूरे एक विधानसभा का दौरा किया तो मैंने लिख के दिया था कि आज भी 54-55 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें हम लोग सेपरेट चुनाव लड़ लें तो हम चुनाव जीत सकते हैं। और लगभग 35 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें अगर हम ये सोच लें कि हमको हराना है किसी को तो हम उसमें चुनाव हरा सकते हैं। तो हम आज भी 70-80 विधानसभाओं को मजबूती से काम कर सकते हैं। चूंकि हम लोग इतने मजबूती से राजनीति में नहीं है तो पार्टी हम लोगों को थोड़ा वजन नहीं दे रही है। और वर्तमान में आज आप खुद ही समझ रहे होंगे कि जाति का दौर चल रहा है। हर आदमी जाति की बात करता है। अगर कोई ब्राह्मण के संग कोई हो जाता है, ब्राह्मण संगठित हो जाता है। क्षत्रिय के संग बात हो, क्षत्रिय संगठित हो जाता है। वैश्य के संग वैश्य संगठित हो जाता है। SC के संग हो SC हो जाए, BC की बात करो BC संगठित हो, मुस्लिम के संग मुस्लिम संगठित हो जाता है। हमारा कहीं ना कहीं समाज संगठित नहीं हो पाता। और उसका भी कारण एक यही है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। जो आदमी IAS है, PCS है, MA है, BA है, B.Ed है, PhD है या उच्च पदों पे है, वो रैली में नहीं जाता। इनके लोग चले जाते हैं रैली में। और आज राजनीति में कितने कहा कि असूलों पे आज आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है जी। अगर आप जिंदा हैं तो आपको खोपड़ी गिनवानी पड़ेगी और खोपड़ी गिनेंगे तो आपको राजनीति में महत्व दिया जाएगा। हमारे समाज के लोग अभी सर नहीं गिन पा रहे। जिस दिन हमारे लोग 50,000 सर गिनवा देंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति, हमने विभिन्न कार्यक्रम किए हैं। ऐसा नहीं, पिछली बार भी हमने हल्ला बोले एक रैली करती, हुंकार रैली करी थी। उसके बाद भी अभी मैंने गाजियाबाद में भी रैली करी, अभी मैं बड़ोदरा में एक रैली करके आया हूँ, महाराष्ट्र में भी करी है, उससे पहले मैं आसाम में भी करके आया। अभी हम लोग नेपाल में भी एक कार्यक्रम किया। तो कर रहे हैं, संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कायस्थ जातिवत नहीं हो पा रहा। उसके 1887-86 से हम लोग संगठन बनाए हुए हैं, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, लेकिन उसके बाद भी आज बहुत कम लोग संगठित हो पा रहे हैं। जिनके संगठन अभी 2-3 दिन पहले बने हुए वो बहुत ज्यादा संगठित हो रहे हैं। एक चीज देखी है, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा संगठन का भी आपने नाम लिया, लेकिन इसी नाम के कई संगठन नजर आते हैं। देखिए, संगठन तो किसी नाम के, ऐसे तो कई वैरायटी है। ये कोई क्या कहते हैं, एक सरकार की संस्था तो है नहीं कि एक ही बनेगी। कि हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी तो एक ही संस्था बनेगी।
संगठन आप कई बना सकते हैं। अखिल भारतीय नाम से ब्राह्मण समाज के भी कई संगठन हैं, क्षत्रिय महासमाज के भी हैं, वैश्य समाज के भी हैं, आप चले जाइए बघेल समाज के भी है, पाल समाज के भी हैं, अहिल्याबाइयों के नाम पे लोधी समाज के भी संगठन है। संगठन कितने भी बने लेकिन उसका उद्देश्य यही होना चाहिए, समाज कैसे आगे बढ़ेगा और हम समाज कैसे आगे बढ़े, इसी विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने फिर कहा कि हम लोग कहीं ना कहीं जातिवादिता से भटक रहे हैं। आज सबसे ज्यादा अगर इस हिंदुस्तान के अंदर सनातनी धर्म का प्रचार कोई कर रहा है तो हमारे कायस्थ समाज के लोग कर रहे हैं। ब्राह्मण नहीं कर पा रहा सनातनी धर्म का प्रचार, क्षत्रिय समाज के लोग नहीं कर पा रहे, वो अपनी जाति के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने समाज को आगे बढ़ाने का कर रहे हैं। लेकिन आप कहीं भी बात करें और जब ये हो जाता है कि जो लोग सनातनी की बात करते हैं तो उनको जातिवाद पूछा ही नहीं जाता। जिस दिन समाज के लोग ये सोच लेंगे कि हमें अपनी जाति को मजबूत करना है, निश्चित हमें राजनीतिक लोग हमारी अपेक्षा नहीं कर पाएंगे। हम जिता भी सकते हैं और हराने का भी काम करते हैं। सरकार में और विपक्ष के द्वारा भी काफी समय तक जातीय जनगणना के लिए मांग की गई और अंततः सरकार जातीय जनगणना के लिए तैयार हो गई। जातीय जनगणना को ध्यान में रखते हुए आप इस जनगणना को किस रूप से देखते हैं और कायस्थ समाज इस जनगणना के बाद किस स्थिति में होगा? देखिए, इसके लिए तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी बिहार के अंदर बिल्कुल कायस्थों को गायब कर दिया गया क्या? वहां बिहार में ये कहा नीतीश सरकार ने कि मात्र 7 लाख लोग हैं बिहार के अंदर। तो मैंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वहां पे लोगों से कहा भी था, जब एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी भाई हमने देखा तो वो करोड़ों से ऊपर पहुंच गए। आज चाहे बीसी की बात करें, एससी की बात करें, चाहे किसी और कास्ट की बात करें, वो समाज को कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रही हैं। अगर सबसे बड़ा फायदा अगर हम किसी को होगा इस जाति जनगणना से कायस्थ होगा। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उन कायस्थ बंधुओं से भी अपील करना चाहता हूं, जब जाति जनगणना हो तो कोई भी अपने आगे सक्सेना, श्रीवास्तव, माथुर, भटनागर या जौहरी या रायजादा या निगम ना लिख के सिर्फ कायस्थ लिख के, अगर इस देश के अंदर 11 करोड़ कायस्थ समाज के लोग हैं, जिस दिन 11 करोड़ कायस्थ समाज के लोगों ने अपने नाम के आगे कायस्थ लिखना शुरू कर दिया, इस देश के अंदर राजनीति में उनको महत्व मिलना शुरू हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये जातीय जनगणना ईमानदारी से होगी? क्योंकि अभी आपने कहा कि पूर्व में भी इस प्रकार की घटना हो चुकी। देखिए, राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए जनगणना कराते हैं और उसका दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन अभी आप देखते हैं कि वोट की कहीं बात चलती है, अगर हम लोग अपील करते हैं कि वोट बनवाइए, लोग वोट बनवाने नहीं निकलते भाई। जब अगर ये टाइमिंग सेट हो जाएगी, ये दिनांक इतने से जनगणना शुरू होगी, तो प्रत्येक कायस्थ का काम है और उन संगठनों का जो मंच बना बना के घूम रहे हैं, चाहे वो किसी स्तर का, वो अपने लोगों का नाम जुड़वाएं और लिखवाएं। जैसे मेरा ही नाम है तो मैं मनोज सक्सेना लिख के मनोज कायस्थ लिखूं। अच्छा, तो कायस्थ हमको लिखना चाहिए, जाति कायस्थ है, जाति सक्सेना नहीं। मैंने बताया नाम है सक्सेना मेरा। तो ये काम हम लोग ईमानदारी से करेंगे और निश्चित है हमको इसमें सफलता मिलेगी। तो बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे मनोज सक्सेना जी, जिन्होंने कायस्थ समाज और उनके इतिहास के बारे में चर्चा की, उनके वर्तमान के बारे में चर्चा की, साथ ही उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में भी चर्चा की। तो निश्चित रूप से जो समाज जागरूक है, जो एकजुट है, उसे चाहे राजनीतिक बात हो या फिर आर्थिक बात हो। तो आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।